अंग्रेजों ने हजारों भारतीय नागरिकों को कुली बनाकर उन्हें और भी घृणित तथा निम्न स्तर का जीवन जीने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेज दिया। सभी जगह घूम घाम कर टटोल कर देखा तो उसकी उन लोगों की नज़र भारतीयों पर आ टिकी जो अपेक्षाकृत सीधे, सरल और ज़रूरत से ज़्यादा काले और सीधे होते थे। भोले और सीधे साधे लोगों को दंड दबाव द्वारा आसानी से तोड़ा जा सकता है। फिर भारतीय मेहनती भी कम नहीं रहे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय नागरिकों पर ही अपना पंजा चलाया। उन्हें जोर जबरदस्ती से विवश कर दक्षिण अफ्रीका में नारकीय जीवन जीने के लिए ले जा पटका। ऐसे कुलियों में कुछ एक भारतीय समझदार और होशियार भी थे। ऐसे ही समझदार होशियार मजदूरों में से एक कुली बाबू जयराम सिंह ने वहाँ दुकानदारी भी की। सूझबूझ और चतुराई से उक्त व्यक्ति ने व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश किया और अपनी साख बना ली। भारत में मजदूरी करने वाला, चंद पैसों के लिए धनी और मध्यम वर्ग के आगे पीछे एड़िया रगड़ने वाला यह परिवार चंद दिनों में ही संपन्न और समृद्ध हो गया। वहां उन्होंने अच्छी खासी जायदाद बना ली और अस्थायी रूप से वहीं बस गए। संपन्नता और वैभव ने उनकी सारी वेदना हर ली थी। उसी परिवार में जोहान्सबर्ग के एक भवनुमा मकान में ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर उस संपत्ति और जायदाद को तृणवत ठुकरा दिया। वह बालक आगे चलकर स्वामी भवानी दयाल के नाम से विख्यात हुआ, जिन्होंने दक्षिण में रह रहे प्रवासी भारतीय नागरिकों को एक सूत्र में आबद्ध किया तथा अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध समर्थ प्रतिरोधक मोर्चा खड़ा करके उन्हें संगठित किया। स्वामी भवानी दयाल सन्यासी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए प्रवासी भारतीयों में पहली बार जागरण शंख फूका। भवानी दयाल की शिक्षा दीक्षा में परिवार वालों ने कोई खास रुचि नहीं ली। बाबू जयराम जी की दृष्टि में शिक्षा का मूल्य और महत्व व्यापार से रत्ती भर भी अधिक नहीं था। वे स्वयं भी शिक्षितों की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते थे। व्यापार में मिली सफलता ने उनकी दृष्टि में धन ही सब कुछ बना दिया था। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने पुत्र को भी काम चलाऊ अंग्रेजी पढ़ाकर कारोबार में लगाना चाहा। एक बार की बात है कि भवानी दयाल स्कूल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक करुण दृश्य देखा। एक भारतीय कुली वृद्धावस्था के कारण, जिसकी कमर झुकी हुई थी, सिर पर भारी बोझ उठाए, पीछे पीछे बेत हाथ में लिए गोरा अधिकारी चला जा रहा था। वृद्ध की गर्दन टेढ़ी हुई जा रही थी। सिर पर रखे भार से उसका हर कदम डगमगाता हुआ उठ रहा था। कहना कठिन नहीं लगता था कि कुली का अगला कदम भी सधा हुआ ही पड़ेगा। और पीछे से आ रहे मालिक ने कहा, जरा तेज कदम बढ़ाओ, गाड़ी निकल गई तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। आदमी है शैतान। सुनकर भवानी दयाल बुदबुदाए। तभी उन्होंने देखा कि वृद्ध कुली जल्दी चलने के प्रयास में ठोकर खाकर गिर गया और उसके सिर पर रखा हुआ सामान भी सड़क पर बिखर गया। आसपास से कोई भी इस वृद्ध कुली को सहारा देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। यहाँ तक कि पीछे आते हुए गोरे प्रभु ने उसे सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं कहे। कहता भी क्या, उसे तो अपने प्रभुता का मद चढ़ा हुआ था और उसी मद में उसने अपनी बेत उठा ली तथा लगा तड़ातड़ उस पर बरसाने। वृद्ध बेचारा तिलमिलाता रहा था, लेकिन अंग्रेज पर तो हैवानियत सवार थी। वह बिना चिंता किए सर पर इसी प्रकार तड़ातड़ बेंते लगाता रहा, लेकिन आसपास चलते लोगों पर इस घटना का कोई असर नहीं हुआ। सब देखा अनदेखा करते हुए वहां से गुजर गए। बालक भवानी दयाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंग्रेज के व्यवहार पर और उससे अधिक लोगों पर ऐसे चले जा रहे थे जैसे रोजमर्रा की बात हो, और क्षोभ भी कम नहीं हुआ। अंग्रेज ने अनुभव किया कि कोई नन्हे हाथ उसके हाथों को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। देखा तो एक भारतीय सा लगने वाला बालक अंग्रेजी वेशभूषा में अंग्रेजी भाषा में बातें कर रहा था। यह बेकसूर है, इसे छोड़ दीजिए, इसने कोई अपराध नहीं किया है। गोरे व्यक्ति ने समझा कि यह किसी अंग्रेज की भारतीय पत्नी का ही पुत्र है, अन्यथा किस भारतीय में इतनी सभ्यता है जो अपने बेटों को इस तरह सभ्य और मनुष्य बनाकर रखे। उसने वृद्ध कुली को पीटना छोड़कर उसे कहा, इस जानवर ने मेरा सब सामान खराब कर दिया है बेटे, तुम्हारे कहने से छोड़ देता हूँ। नहीं सर, सामान खराब करने में इसका कोई दोष नहीं है। दोष तो आपका है जो आप जानते हुए भी यह बूढ़ा व्यक्ति इतना सामान नहीं उठा सकेगा। इसके सिर पर इतना सामान रख कर जा रहे थे। अपना काम खत्म हुआ जानकर भवानी दयाल वहां से चल दिए। उस दिन पूरे समय उनका मन स्कूल में नहीं लगा। घर लौटे तो अपने पिता से आज की घटना का चर्चा किया और कारण जानना चाहा कि भारतीय इस दशा में क्यों हैं।
पिता ने अपनी दृष्टि से एक सच्ची किंतु साधारण सी बात कह दी, इसलिए कि वे लोग अनपढ़, बेवकूफ़ और ढंग से रहना नहीं जानते। यह बात उनकी पथ प्रदर्शक बन गई और उन्होंने तख्ते क्षण ही फैसला कर दिया कि वे भारतीयों में से इन कमियों को दूर करेंगे ताकि वे लोग मानवीय गौरव, गरिमा के अनुरूप जी सकें, रह सकें। सर्वप्रथम उसके लिए यह आवश्यक लगा कि इस दृष्टि से वे स्वयं योग्य और सक्षम समर्थ बने। प्रवासी भारतीयों में शिक्षा का प्रकाश किस तरह फैलाया जाए तथा वे इन अत्याचारों का सामना करने के लिए उठ खड़े हों। उनकी चिंतना इस दिशा में बहने लगी। ज्यों ज्यों समय बीतने लगा तथा उनकी बुद्धि परिपक्व होने लगी, समस्या के कारणों का एक एक पक्ष उनके सामने उद्घटित होता गया। सबसे पहली बात उन्होंने यह देखी कि दक्षिण अफ्रीका में रह रहे सभी भारतीय एक दूसरे से कटे और अलग अलग हैं। इसका कारण यह था कि अफ्रीका में जितने भी कुली थे वे भारत के अलग अलग भागों में से लाए गए थे। कोई उत्तर प्रदेश से, तो कोई मद्रास से, तो कोई बंगाल से। भारत तो वैसे ही विभिन्न भाषाओं और रहन सहन की सभ्यताओं का देश है। एक दूसरे के दुख दर्द के संपर्क का माध्यम एक दूसरे का दुख दर्द जानने में असमर्थ हो तो बिखराव तो होना ही था। इस समस्या का निदान उन्होंने खोजा भी और पाया भी। गहन चिंतन मनन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी भारतीयों को एक भाषा का ज्ञान कराया जा सके और उनमें आत्मसम्मान, अनीति के प्रतिरोध की भावना और शक्ति जगाई जा सके तो कोई संभावना नहीं अंग्रेजों का यही उत्पीड़न चलता ही चला जाए। भाषाई एकता उनमें सामूहिक सुरक्षा का भाव लाने की पहली कड़ी बन सकती है और उन्होंने उसे एक सूत्र में आबद्ध करने की सीढ़ियों पर कदम बढ़ाया। हिंदी के प्रचार के द्वारा हिंदी पढ़ने के लिए वे अफ्रीका छोड़कर भारत चले आए। उस समय वहाँ हिंदी पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हिंदी का जो बोध हो जाता सो हो जाता, वह ज्ञान उसी सीमा तक रहा। भारत में हिंदी विषय में अच्छी योग्यता प्राप्त करने के बाद जब वे अफ्रीका लौटने लगे तो कुछ अंग्रेज अधिकारियों को उनके भावी कार्यक्रम का पता चल गया। डरबन पहुंचने से पहले ही उन्हें शासकीय आदेश हुआ कि वे भारत लौट जाएं, अफ्रीका की भूमि पर चरण भी न रखें, अन्यथा उन्हें भयानक दंड दिया जाएगा। भवानी दयाल ने जो प्रयत्न किए कि सरकार इन आदेशों को वापस ले ले, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। उन्हें डरबन बंदरगाह पर न उतरने दिया गया। किसी प्रकार तो अफ्रीका में घुसना ही है, यह सोचकर वे ट्रांसवाल में उतरे, किंतु वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला। सौभाग्य से फैसला देने वाले न्यायाधीश को उनसे कोई खतरा नहीं लगा और उन्हें निर्दोष मानकर सम्मान सहित बरी कर दिया। इन झंझावतों से गुजर कर वे अपने पिता के पास जोहान्सबर्ग पहुंचे और वहां अपनी निर्धारित योजना के अनुसार काम करने लगे। जगह जगह पर उन्होंने बच्चों को हिंदी शिक्षा देने के लिए पाठशालाएं खुलवाई, प्रौढ़ों के लिए भी हिंदी का कार्यक्रम चला और रात्रि शालाएं खोली। बड़ों और बच्चों दोनों को पढ़ने के लिए उन्होंने बड़ी ही रोचक, शिक्षाप्रद एवं राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। यह पुस्तकें बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाती है। पाठशालाएं भी निःशुल्क थी और उनकी प्रेरणा से जो शिक्षक शालाओं में पढ़ते थे वे भी किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं लेते थे। इस प्रकार विशुद्ध सेवा भावना से यह विशाल जन जागरण का अभियान खड़ा हो और चालू किया गया। हिंदी प्रचार के लिए उन्होंने एक बड़ा प्रभावशाली कार्यक्रम चलाया। वे भारतीय बस्तियों में अलग अलग स्थानों पर मिलन गोष्ठियां करते, भारतीयों में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, स्वामी विभिन्न प्रवासी निवासियों में हिंदी की भाषण देते। तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। माँ तो पहले ही मर चुकी थी। एक बीमाता थी जिससे उनकी कोई खास पड़ती नहीं थी। इसी बीमाता ने पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के लिए गृह कलह किया। पिता ने भवानी दयाल की संपत्ति का आधा भाग बीमाता को देने के लिए कहा था। उन्होंने पिताजी के आदेशानुसार बीमाता को उचित भाग दे दिया, परंतु उसकी आकांक्षा थी कि सारी संपत्ति ही उसे मिल जाए। भवानी दयाल जी ने बीमाता की लालसा का पता चलते ही शेष सब कुछ उसे दे दिया और संपत्ति के मोह से ही छुटकारा पा लिया। पहले के लोग सही में संत थे। अब उनके पास पर्याप्त समय खाली था। वे अपना सारा समय इसी काम में लगाने लगे। कालांतर में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और तब त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। इस जीवन में प्रवेश करने के बाद अपना सारा समय ही लोक सेवा के कार्य में लगा दिया। बाद में दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों में जो अदम्य साहस और जागरूक चेतना आई वह स्वामी भवानी दयाल जी के प्रयासों का ही परिणाम थी। दक्षिण अफ्रीका में जन जागरण के अतिरिक्त समाज की जो अविस्मरणीय सेवाएं की उनका भी बड़ा मूल्य है।